टेल्स ऑफ वेडिंग एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर एक मेड को मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे जब भी अपना हीरो सातोरू आ जाता है और उस मॉन्स्टर को बड़े आराम से बीच में से काट डालता है। सातो को महसूस होता है वो तो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी वहाँ पे हीमे के ग्रैंडफादर आते हैं और सातो को कुछ बताने लगते हैं। भाई लोग बताते हैं कि हीमे के किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है और एक प्रिंसेस का यही काम होता है जो रिंग किंग होता है उसके साथ एक अच्छा सा बॉन्ड बनाना। तुम्हारे ऊपर पे है, तुम अपनी पावर को कितनी देर कंट्रोल कर सकते हो। तभी वहाँ पे एनोस का भाई सबसे जबरदस्त वॉरियर आ जाता है। मोस्टर सातो की सिर्फ रिंग पे देख रहा होता है, सिर्फ रिंग पे ही। तो वो मोस्टर जब नीचे आता है तो जहाँ पे ग्रैंडफादर देख कहते हैं तो एपिक का एक नाइट है, तो यहाँ से हमें जल्दी भागना होगा। सातो मैंने मुझे अपनी पावर दी है क्योंकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो ही मैं उसके वो सातो उसके ऊपर भाग के जाता है, लेकिन ग्रैंडफादर उसे रोकते हैं लेकिन वो सातो ने उसके ऊपर अटैक करता है। मोस्टर भाई साहब उसके एक लात मारता है सातो के। ले सातो तेरी सारी हीरो गिडी निकल गई। फादर बोलता है कि सातो में जल्दी से यहाँ से भागना होता है। जो नाइट होता है ना उनके पीछे काफी बड़े 2 मोस्टर लगा देता है भाई। तो ग्रैंडफादर से पूछता है कि ग्रैंडफादर वो था कौन। ग्रैंडफादर कहता है कि वो एबिस किंग का एक ब्लैक कलर का नाइट है जिसके पास काफी ज्यादा पावर होती है, ज्यादा पावरफुल होते हैं। सातो कहता है कि क्या मैं अपनी रिंग की पावर से उसे नहीं हरा सकता। तो तभी ग्रैंडफादर कहता है पहले तो अब हम यहाँ से भागते हैं। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर ना फिर अपने मैजिक का यूज करने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ी चट्टान सी बना देते हैं जहाँ पे दोनों मोस्टर वहीं पे रुक जाते हैं। दोनों ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जो वो नाइट होता है ना वो उनसे पहले वहाँ पे पहुंच चुका होता है, लेकिन जब भी प्रिंस बड़े से एंट्री मारता है उस नाइट के ऊपर एक कपड़ा सा ढक के उसमें आग लगा देता है। वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ से भागो, मैं प्रिंस यहीं पे इसे संभाल लूंगा। वो कहता है कि लेकिन हिमे तो यहीं पे। प्रिंस कहता है कि हमने हिमे को पहले ही बचा लिया है, तो तुम दोनों भी जाओ और फटाफट यहाँ से भाग निकलो। तो फिर भाग जाते हैं, एक घोड़ा बग्गी पे बैठ जाते हैं जहाँ पे हिमे भाई साहब सातों के गले रख के रो के कहते हैं कि तुम अच्छा हुआ कि तुम जिंदा बच के वापस आ गए। तभी वो होता है ना सातों वो प्रिंस को थैंक यू बोलता है। प्रिंस के फिर वो इसके बाद ना प्रिंस का नाम पूछने लगता है। प्रिंस अपना नाम बताता है, मानो के आधार में ग्रीम किंगडम का प्रिंस हूँ। ग्रैंडफादर बोलते हैं किंगडम की बहुत बुरी हालत हो चुकी है और उस नाइट को ये भी नहीं पता कि हम वहाँ से भाग चुके। नाइट को ये पता चल जाएगा तो वो हमारे पीछे दोबारा से आ जाएगा। ये बात उसे हराने की, तो तुम उसे अभी बिल्कुल भी नहीं हरा सकते क्योंकि तुम एक रिंग की पावर से उसे नहीं हरा सकते। तो तभी सातो पूछता है क्या मैं उसे कभी भी नहीं हरा सकता। तो तभी ग्रैंडफादर कहते हैं लेकिन पहले अभी तो हमें आज सिर्फ भागने के बारे में सोचना चाहिए। ग्रैंडफादर बोलता है कि भी तुम्हारे पास पूरी पावर नहीं है। तभी सातो पूछता है कि पूरी पावर से आपका क्या मतलब है। तभी ग्रैंडफादर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ अभी एक ही रिंग है, जब 5 रिंग तुम्हारे पास आ जाएगी तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पूछता है क्या ये एक वेडिंग रिंग नहीं है क्या। तो तभी ग्रैंडफादर कहते हैं अगर मैं तुम्हें साफ शब्दों में बताऊं तो तुम्हें 5 रिंग कलेक्ट करनी पड़ेगी और 4 लोग से अभी और भी शादी करनी पड़ेगी। जो सुन के भाई हिमे काफी ज्यादा उदास होने लगती है, उनके वो काफी ज्यादा सैड होने लगते हैं। तभी मैं एक होटल में जाते हैं सिर्फ जहाँ पे 2 ही रूम खाली होते हैं। में एलिबेस्टर और मास सोए गए एक रूम में हिमे और सातो दोनों सोए गए। सभी लोग एक साथ बैठकर कुछ बातों की बात ऊपर करने लगते हैं। ग्रैंडफादर कहता है कि मैं पहले ही कल निकले उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। बहुत साल पहले किंग आया था अपनी डार्कनेस के अपने ब्लैक कलर की पावर से इस दुनिया को अपने काबू में करने के लिए, लेकिन जिस वजह से काफी लोग मारे गए। के बाद रिंग किंग ने 5 रिंग बनाए जिसकी पावर से उन्होंने एनोस को वो सील कर दिया था। जिस रिंगों में अलग अलग तरह की पावर्स है तो जैसे में 5 रिंग अलग अलग लड़कियों को दी गई। इसलिए अब जब एबिस किंग वापस आ चुका है इसलिए तुम्हें 5 रिंग कलेक्ट करनी है। एबिस को फिर दोबारा से सील करना है, 5 रिंग कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं तभी लोग सारे सोने जाते हैं। तभी ना उसके हाथ में दर्द होने लगता है। तभी वो हिमे कहती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, जल्दी से सातो अपनी शर्ट उतारो। जब हिमे उसकी शर्ट उतारती है तो उसके पीठ पे काफी सारी चोटें लगी हुई होती है। हिमे काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसके बाद उसके रोने लगती है। वो कहती है कि मैं नहीं तुम्हारे से शादी करती, नहीं तुम इसी मुसीबत में फंसते। तो फिर इसके बाद ना वो उठ के वहां से भागने लगती है। फिर उसका पीछा करते करते बालकनी में जाता है, लेकिन वहां पे ना पहले ही प्रिंस मार्स खड़ा हुआ होता है। प्रिंस पूछता है कि आखिरकार सातो क्या हुआ। सातो कहता है क्या तुमने हिमे को जाते हुए देखा है। प्रिंस कहता है कि हाँ वो अभी मेरी बगल में से गई है। प्रिंस कहता है अच्छा मैं समझ गया, शायद से तुम दोनों वो कर रहे थे, वो डर के मारे भाग गई। भाई वो कहता है नहीं भाई अभी वो टाइम कहा यार करने का। यार ये सीन मुझे बहुत बढ़िया लगा था। हर्ष कहता है कि मैं तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। वो कहता है कि अन्ना मुझे तुम्हारी वजह से रिंग किंग की ड्यूटी करनी पड़ती, लेकिन तुम आ गए तो मैं उस चीज से छुटकारा पा चुका। और तुम बैकयार्ड में जाके देख लो, हिमे वहीं पे बैठी हुई होगी। तभी सातो उसको थैंक यू बोलता है। हिमे वहाँ पे बैकयार्ड में बैठ के रो रही थी। तभी सातो भी वहाँ पे पहुंच जाता है। तो वहाँ पूछ के कहता है कि हिमे मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, एक दोस्त के खातिर नहीं, सिर्फ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं रिंग किंग अपनी मर्जी से बनाऊँ, इसलिए
तुम अपने आप को दोष देना बंद करो प्लीज। कहती है कि मुझे पता है मुझे एक स्ट्रेंजर से शादी करना पड़ता, लेकिन जैसे ही तुम मुझे बचाने यहाँ पे आए तो मुझे जिससे प्यार करती थी ना मैं उससे शादी कर पाई। थैंक यू सातो, तुम अब से मेरे हस्बैंड हो, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती तुम दूसरे लोगों से मेरे सामने शादी करो। तो सातो उससे माफी मांगता है तो हिमे कहती है उसकी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तुम्हें एक रिंग किंग की वाइफ की तरह तुम्हारे पूरा सपोर्ट दिखाऊंगी। तो हम अगले सीन में देखते हैं दोनों बेड पे बैठे होते हैं और काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। भाई दिख के आ गए तो इसलिए शर्मा रहे होते हैं, दोनों ने अपनी अपनी फीलिंग को वहां बता दिया होता है। तो भाई सातो तभी हिमे को बेड पे लिटाता है, उसको असली भाई अब वो करने वाला होता है, लेकिन भाई सातो ने अपने आप को किसी तरह शांत करता है, वहां पे वो नहीं करता। तो हिमे कहती है कि क्या तुम्हें ये सब नहीं करना क्या सातो? तो कहता है कि हाँ मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन ये भी सही टाइम नहीं है क्योंकि हम वैसे भी बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसलिए हमें दोनों को एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो फिर मैं दोनों ना इसके बाद किस करने लगते हैं। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे ग्रैंडफादर कह रहे थे तुम दोनों अच्छी तरीके से सो पाए, जहाँ पे हिमे कहते हैं कि हाँ हम बिल्कुल अच्छी तरीके से सो पाए। तो ग्रैंडफादर कहते हैं क्या घंटा अच्छी तरीके से सो पाए, तुमने तो कुछ करा ही नहीं, तुमने तो वहाँ पे कुछ करा ही नहीं, मेरा तो सारा मूड खराब हो गया। जब सातो कहता है क्या आप ग्रैंडपा में वहाँ पे छुप कर देख रहे थे क्या? ग्रैंडफादर कहते हैं ओ सॉरी मेरे मुंह से क्या सच्चाई निकल गई। वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन इससे ना तुम्हारा वो रिंग किंग का बॉन्ड और ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन मुझे देख के काफी खुशी हो रही है, तुम्हारा बॉन्ड ना पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है। तो तभी वहाँ मार्च उन दोनों के लिए कपड़े लेके आ जाता है। फादर इसके बाद बोलते हैं अब हम एल्फ के ट्रान में जाओगे, जो सुन के सातो कहता है अच्छा हम उनके पास जाएंगे कि जिनके बहुत लंबे लंबे कान होते हैं ना, उन्हीं के पास जाएंगे ना ग्रैंडपा। ग्रैंडफादर ये बोल रहे होते हैं कि हाँ वो काफी ज्यादा सुंदर होते हैं। तो हमें इसके बाद एल्फ दिखाए जाते हैं जहाँ पे ये बोल रहे होते हैं वो काफी गुस्से में, क्या रिंग किंग दूसरी दुनिया से आया हुआ है, ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी। इनके कहती है ये तो बहुत गंदी बात है। तो एल्फ का घर ना काफी सीक्रेट जगह पे था जहाँ पे में सारे लोग जाने लगते हैं। तो मैं देखते हैं ना वहाँ घर जाके उनके, तो वहाँ पे काफी बड़ा बैरियर था जहाँ पे ग्रैंडफादर, वहाँ पे काफी तेज हवा चलने लगती है जिस वजह से वही मेरे कपड़े भी उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर बोलते हैं जब मैं पहले के टाइम पे आता तो हाँ ये बैरियर नहीं था। तो एक बहुत बड़ा भालू हो जाता है जहाँ पे वो कहता है कि ये मॉन्स्टर कोई खतरनाक तो नहीं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं अरे नहीं ये तो सिर्फ एक जंगल में रहने वाला काफी बड़ा भालू है भाई लोगों। भालू ना काफी तेज चिल्लाने लगता है भाई, जो देख के ना साथों की फट जाती है भाई साहब। वहाँ पे सभी लोग भागना स्टार्ट करते हैं, वो भालू उनके पीछे पीछे अटैक करना स्टार्ट करता है। तो मैं ना उस बैरियर के कोने पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो भालू उन्हें पकड़ने वाला ही होता है। तभी सातों को ना वहाँ से आवाज आने लगती है कि तुम अंदर आओ। तो सभी लोग में अंदर चले जाते हैं ना। एल्फ होता है जो उनसे पूछता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो तभी सातों कहता है कि मैं रिंग किंग में तुम्हारी प्रिंस के लिए आया हूँ। तभी ही मैं कहते हैं कि सभी लोग हमारे जैसे नहीं होते, वो अपनी रिंग ना संभाल के रखते हैं। भाई तू समझ जा यार। तो एल्फ कहता है कि हाँ हमने रिंग किंग के बारे में सुना है, तो चलो मैं तुम्हें उस पैलेस के पास लेके चलता हूँ, अगर तुम्हारा काम वहाँ पे ना होए तो प्लीज यार दुखी मत होना, मेरी भी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भागे। तो तभी में सभी लोग उस पैलेस के पास पहुंच जाते हैं। तभी ही मैं कहते हैं कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो एल्फ की प्रिंसेस कैसी होगी। सातो कहता है कि यार हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ हमें तो रिंग से मतलब है, हमें तो रिंग लेने के बाद इस वर्ल्ड को बचाना है। तो ये सुन के वो ना ही में काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो फिर में सभी लोग उस दरवाजे में एंटर करते हैं, तो उस थ्रोन पे कोई भी नहीं बैठा होता। ही में कहती है कि देखो वो थ्रोन के पीछे वो प्रिंसेस है और वहाँ पे सच में प्रिंसेस होती है। जहाँ पे सातो कहता है कि क्या तुम ही प्रिंसेस हो, मैं तुम्हें तुम्हारे से ही शादी करने के लिए आऊँ। प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम ही दूसरी दुनिया के साथ हो, जो रिंग किंग है। वो कहता है कि हाँ मैं ही दूसरी दुनिया का साथ हूँ और मैं आप सभी को यहाँ पे बचाने आया हूँ और मैं आपसे वो रिंग भी लेना है। वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुमने तो वो दोनों ने वो भी कर लिया होता है। वो दोनों कहती है भाई तुम सभी लोग एक ही चीज क्यों पूछ रहे हो, हमने वो कुछ भी नहीं किया यार अभी तक। अभी प्रिंसेस कहती है अरे मैं वो सब नहीं कर रही, मैं किस करने को कर रही हूँ। वो कहते हैं कि हाँ मैंने इसको सातों को किस करके अपनी रिंग दे दिया, इसलिए तुम भी से किस करके अपनी वो रिंग दे दो। तो तभी वो प्रिंस कहते हैं कि अरे नहीं ये तो बहुत गंदा है, मुझे अपने लिप्स को उसके लिप्स के साथ टच करके किस करना पड़ेगा, तो बहुत गंदा होगा। तो वो ये सोच के ही ना वहाँ से भागने लगती है। बताओ प्रिंस वहाँ से भागने स्टार्ट कर देती है। सो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, लेकिन नहीं मैं आपको एपिसोड ना एक मिनट न्यू एनिमे एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने इसमें ना बीच में वो वीडियो डाल दिया एंड में, तो आप ना प्लीज उसको देख लेना, अगर वो आपको बड़े लगे ना तो आप उसे पूरी देखना। चलिए मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। एनिमे स्वागत है डिमोन एनिमे एक्सप्लेन चैनल पे। आज आपके लिए मैं एक कमाल की एनिमे सीरीज लेके आ चुकी है जिसका नाम है द मिसबिश डीमन किंग अकेडमी। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की स्टार्टिंग की तरफ। तो हमें बताया जाता है कि 2000 साल पहले एक डीमन किंग था जिसने सभी लोगों को मार दिया था। उनने गॉड को मार डाला, सारे इविल्स को मार डाला, सारे इंसानों को मार डाला, सारों को नहीं, वो सबसे पावरफुल था। वहां से कहानी शिफ्ट होती है 2000 साल आगे। हम इसके बाद कुछ आउल्स को देखते हैं जो डीमन किंग अकेडमी के एग्जाम के बारे में सभी स्टूडेंट को बताने जाते हैं। बताया जाता है कि इस साल कोई भी डीमन किंग बन सकता है, कि जो 2000 साल पहले जो डीमन किंग मरा था ना वो इस साल दोबारा से जन्म ले सकते हैं, इसलिए वो उस एग्जाम में जरूर आएंगे। तो ये सुन के जो सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। तो इसके बाद एग्जाम का दिन आ जाता है, तो हम एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम मिसा रैकरोन होता है, मैं इसे मिसा बुलाऊंगा भाई, जो एग्जाम देने आई थी। जब भी उसके ना एग्जाम का पेपर जो होता है वो नीचे गिर जाता है, जो ना फिर उसके बाद उसे एक लड़का वो एग्जाम पेपर उठा के देता है जिसका नाम होता है एनोस द बॉडीगार्ड होता है। वो इस एनिमे के ना मेन कैरेक्टर है, जिसके बाद उनके पेरेंट्स उन्हें
देखने लगते हैं। अभी एनोस ना मीसा से कहता है कि हम दोनों ना एक ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है जो उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुम एग्जाम वाले दिन भी अपने पेरेंट्स को लाए हो। कहता है कि ये डीमन किंग एकेडमी है, ना कि कोई प्ले ग्राउंड जहाँ पे तुम दोनों खेल रहे हो। एनोस और मीसा ना उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो वो लड़का कहता है एनोस को, मैं ना तुम्हारे से ही बात कर रहा हूँ। एनोस उसकी आवाज सुन के कहता है कि ओहो, तुम मुझे इतनी देर से तुम आवाज मार रहे थे। तो एनोस कहता है कि मैंने ना तुम्हारी कम मैजिक पावर को सेंस नहीं कर पाया। तो वो लड़का कहता है कि मैं ना तुम्हें अपनी इविल फायर से दोनों को जला के राख कर दूंगा। तो उन्हें अपनी इविल फायर दिखाने लगता है। एनोस ना उसे अपनी एक फूंक से उसकी फायर को बुझा देता है। एनोस बताता है कि तुम्हारा ना मैजिक ये फायर वाला बहुत ज्यादा वीक है, तुम मुझे ना उस फायर मैजिक से नहीं जला सकते। सुनने के बाद तो लड़का और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर ना एनोस उसके ऊपर अपने एक मैजिक का यूज